युवाल नोआ हरारी की पुस्तक होमो डेस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो एक विचारोत्तेजक और दूरदर्शी रचना है जो मानवता के भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों पर गहराई से विचार करती है। ये पुस्तक सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड की अगली कड़ी है, जिसमें हरारी ने मानव इतिहास का विश्लेषण किया था। होमो डेस में वे भविष्य की ओर देखते हैं और पूछते हैं, अब जब मानवता ने अकाल, महामारी और युद्ध जैसे प्रमुख ऐतिहासिक संकटों पर काफी हद तक काबू पा लिया है, तो हमारा अगला लक्ष्य क्या होगा? हरारी का केंद्रीय तर्क है कि मानवता अब 3 नए लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है: अमरता, इमॉर्टैलिटी, निरंतर सुख, हैप्पीनेस, और देवत्व, डिविनिटी। ये लक्ष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा विज्ञान, डेटा साइंस के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। हरारी का मानना है कि ये प्रहतियां हमें होमो सैपियंस से होमो डेस यानी ईश्वर जैसे मानव में बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि ये परिवर्तन कई नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक सवाल उठाता है, जैसे कि क्या हम वास्तव में ऐसी शक्ति चाहते हैं और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। यह सारांश पुस्तक के 3 मुख्य हिस्सों को विस्तार से कवर करता है, प्रत्येक अध्याय के प्रमुख विचारों, तर्कों और उदाहरणों को शामिल करते हुए। इसके साथ ही पुस्तक के थीम्स, इसकी ताकत, कमजोरियां और समकालीन प्रासंगिकता पर भी चर्चा की जाएगी। भाग 1, होमो सैपियंस विश्व को जीतता है। होमो सेपियंस कॉन्कर्स द वर्ल्ड। अध्याय 1, नया मानव एजेंडा, द न्यू ह्यूमन एजेंडा। इस अध्याय में हरारी ये बताते हैं कि 21वीं सदी में मानवता के सामने नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं। ऐतिहासिक रूप से मानवता का ध्यान 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित था: अकाल, महामारी और युद्ध। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इन समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। उदाहरण के लिए, आंकड़े आज मोटापा अकाल से अधिक लोगों की जान लेता है, दुर्घटनाएं युद्धों से अधिक मौतों का कारण बनती है और आत्महत्या हिंसा से अधिक जान लेती है। प्रमाण विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार वैश्विक स्तर पर भूखमरी से होने वाली मौतें 20वीं सदी की तुलना में नाटकीय रूप से कम हो गई है। वैक्सीन और चिकित्सा प्रहती ने महामारियों को नियंत्रित किया है और विश्व युद्धों की तुलना में स्थानीय संघर्ष अब कम घातक है। अब मानवता के सामने नए लक्ष्य हैं: एक, मृत्यु पर विजय, डिफीटिंग डेथ, चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से उम्र बढ़ने और मृत्यु को विलंबित करना या पूरी तरह समाप्त करना। 2, निरंतर सुख की खोज, फाइंडिंग हैप्पीनेस, मनोविज्ञान और जैव रसायन के माध्यम से स्थायी सुख प्राप्त करना। 3, देवत्व की प्राप्ति, बिकमिंग गॉड्स, मानव क्षमताओं को नाटकीय रूप से बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी और साइबोर्ग प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। हरारी तर्क देते हैं कि ये लक्ष्य अवास्तविक नहीं है, क्योंकि मानवता ने पहले भी असंभव सी प्रतीत होने वाली चुनौतियों को पार किया है। उदाहरण के लिए, 19वीं सदी में चंद्रमा पर उतरना या वैश्विक संचार नेटवर्क की कल्पना करना असंभव लगता था। उदाहरण, सिलिकॉन वैली की कंपनियां जैसे गूगल और एप्पल जीवन विस्तार अनुसंधान में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। गूगल की सहायक कंपनी कैलिको विशेष रूप से उम्र बढ़ने को ठीक करने पर काम कर रही है। अध्याय 2, एंथ्रोपोसीन युग, दी एंथ्रोपोसीन। इस अध्याय में हरारी ये समझाते हैं कि मानवता ने पृथ्वी पर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि हम एक नए भूवैज्ञानिक युग, एंथ्रोपोसीन, में प्रवेश कर चुके हैं। इस युग में मानव पृथ्वी की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन गए हैं। प्रमुख आंकड़े, मानव और उनके पालतू जानवरों का वजन जंगली जानवरों से 10 गुना अधिक है। मानव विस्तार के बाद से 90% बड़े जंगली जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। पृथ्वी की 40% भूमि सतह को कृषि के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। यह प्रभुत्व 3 प्रमुख क्रांतियों के माध्यम से हासिल हुआ। एक, संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, 70,000 वर्ष पहले भाषा और अमूर्त सोच का विकास, जिसने मानव सहयोग को सक्षम बनाया। 2, कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन,
12,000 वर्ष पहले खेती का आविष्कार, जिसने स्थायी बस्तियों और जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया। 3 वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, 500 वर्ष पहले वैज्ञानिक पद्धति का स्थापन, जिसने प्रौद्योगिकी और ज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति को जन्म दिया। प्रत्येक क्रांति ने मानव शक्ति को बढ़ाया, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी लाई। उदाहरण के लिए, कृषि क्रांति ने जनसंख्या वृद्धि को संभव बनाया, लेकिन सामाजिक असमानता और रोगों को भी जन्म दिया। उदाहरण अमेज़न वर्षावन का विनाश मानव प्रभुत्व का एक स्पष्ट उदाहरण है। हमने पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को पशुपालन और कृषि के लिए साफ कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन में तेजी आई है। अध्याय 3, मानव की चिंगारी, द ह्यूमन स्पार्क। इस अध्याय में हरारी ये सवाल उठाते हैं कि क्या मानवों में कोई ऐसी अनूठी विशेषता है जो उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करती है। पारंपरिक धार्मिक और दार्शनिक उत्तरों में शामिल है आत्मा, चेतना, स्वतंत्र इच्छा और तर्क संगत सोच। लेकिन आधुनिक विज्ञान इन अवधारणाओं को चुनौती देता है। वैज्ञानिक प्रमाण, चेतना शोध से पता चलता है कि चेतना मस्तिष्क की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद हो सकती है। स्वतंत्र इच्छा न्यूरोसाइंस ये दिखाता है कि हमारे निर्णय मस्तिष्क की गतिविधियों और बाहरी प्रभावों से पहले से निर्धारित होते हैं। पशु बुद्धिमत्ता, चिंपैंजी उपकरणों का उपयोग करते हैं, डॉल्फिन स्वयं की पहचान दिखाते हैं और हाथी शोक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हरारी तर्क देते हैं कि मानव की असली विशिष्टता व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर है। मानव अपनी साझा मिथकों, शेयर्ड मिथ्स और लिखित भाषा के माध्यम से बड़े पैमाने पर सहयोग करने में सक्षम है। ये मिथक, जैसे धर्म, राष्ट्र और मुद्रा, केवल काल्पनिक अवधारणाएं हैं, लेकिन वे मानव समाजों को संगठित करने में शक्तिशाली हैं। उदाहरण शेयर बाजार एक साझा मिथक का उत्कृष्ट उदाहरण है। लाखों लोग कंपनी के शेयरों जैसी अमूर्त अवधारणा पर विश्वास करते हैं, जिसकी कोई भौतिक वास्तविकता नहीं है। यह सहयोग अन्य प्रजातियों में संभव नहीं है। भाग 2, होमो सैपियंस विश्व को अर्थ देता है। होमो सेपियंस गिव्स मीनिंग टू द वर्ल्ड। अध्याय 4, कहानीकार, द स्टोरी टेलर्स। इस अध्याय में हरारी ये समझाते हैं कि मानव समाज साझा कहानियों या मिथकों पर आधारित है। ये कहानियां भौतिक वास्तविकता नहीं है, लेकिन वे सामूहिक विश्वास बनाती हैं और बड़े पैमाने पर सहयोग को सक्षम करती है। प्रमुख साझा कहानियां: 1. धार्मिक कहानियां, ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। 2. राजनीतिक कहानियां, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, साम्यवाद। 3. आर्थिक कहानियां, पूंजीवाद, समाजवाद, मुक्त बाजार। कहानियों का विकास: शिकारी संग्रहकर्ता समाज, छोटे पैमाने पर आत्मवादी विश्वास। कृषि समाज, बहुदेववादी धर्म और देवताओं की पूजा। औद्योगिक समाज, मानवतावादी विचारधाराएं जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। उदाहरण अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं का कथन एक साझा मिथक है। जैविक रूप से मनुष्य समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं अलग है, लेकिन यह मिथक लोकतांत्रिक समाज का आधार बनता है। काल्पनिकता की शक्ति: हरारी इस बात पर जोर देते हैं कि काल्पनिकता वास्तविकता से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। कंपनियां, राष्ट्र और मुद्राएं सभी काल्पनिक इकाइयां हैं, लेकिन वे वास्तविक परिणाम उत्पन्न करती हैं। अध्याय 5, विचित्र जोड़ा, द ऑड कपल। इस अध्याय में हरारी विज्ञान और धर्म के बीच संबंधों की पड़ताल करते हैं। परंपरागत रूप से इन्हें विरोधी माना जाता है, लेकिन हरारी तर्क देते हैं कि ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान और धर्म की भूमिकाएं: विज्ञान तथ्यों की खोज और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का विकास। धर्म मूल्यों और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना। ऐतिहासिक सहयोग: आधुनिक विज्ञान का विकास ईसाई सभ्यता में हुआ, क्योंकि ईसाई धर्म ने निम्नलिखित को प्रोत्साहित किया। ब्रह्मांड को समझने की इच्छा, मानव श्रेष्ठता में विश्वास, प्रकृति की अवधारणा, आधुनिक मानवतावादी धर्म,
हरारी 3 आधुनिक मानवतावादी धर्मों की पहचान करते हैं। 1 उदारवादी मानवतावाद, लिबरल ह्यूमैनिज्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है। 2 समाजवादी मानवतावाद, सोशलिस्ट ह्यूमैनिज्म सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। 3 विकासवादी मानवतावाद, एवोल्यूशनरी ह्यूमैनिज्म मानव प्रजाति के सुधार पर केंद्रित है। उदाहरण सोवियत संघ इस बात का उदाहरण है कि साम्यवाद एक धर्म की तरह कार्य करता था। स्टालिन के चित्र हर जगह लगाए जाते थे, जैसे धार्मिक प्रतीक। पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था और भविष्य के यूटोपिया का वादा किया जाता था। विज्ञान और मानवतावाद का समझौता। आधुनिक समाज एक समझौते पर आधारित है। विज्ञान शक्ति प्रदान करता है और मानवतावाद मूल्य प्रदान करता है। वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित करते हैं और मानवतावादी ये तय करते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। अध्याय 6, आधुनिक समझौता, द मॉडर्न कोवेनेंट। इस अध्याय में हरारी आधुनिक सभ्यता के आधार को विस्तार से समझाते हैं, जिसे वे आधुनिक समझौता, मॉडर्न कोवेनेंट कहते हैं। समझौता, मानव इस बात पर सहमत होते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान बाहरी प्राधिकरणों, सरकार, विशेषज्ञ, बाजार से अपेक्षा करने के बजाय स्वयं खोजेंगे। बदले में वे निरंतर प्रगति, विकास और सुधार की अपेक्षा करते हैं। प्रमुख घटक। 1 आर्थिक विकास, प्रत्येक वर्ष जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए। 2 प्रौद्योगिकीय प्रगति, नई खोजें जीवन को बेहतर बनानी चाहिए। 3 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पसंद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विकास का प्रतिमान। आधुनिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकास पर निर्भर है। बैंक भविष्य की विकास अपेक्षाओं के आधार पर धन सृजित करते हैं। यदि विकास रुक जाता है तो पूरा सिस्टम ढह सकता है। उदाहरण क्रेडिट सिस्टम इस समझौते का एक स्पष्ट उदाहरण है। बैंक इस धारणा पर ऋण देते हैं कि उधारकर्ता भविष्य में अधिक धन कमाएगा, जो आर्थिक विकास पर निर्भर है। समझौते की समस्याएं। पारिस्थितिकीय सीमाएं, सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर अनंत विकास संभव नहीं है। असमानता, विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं होता। सुख का विरोधाभास, भौतिक प्रगति जरूरी नहीं कि सुख में वृद्धि करे। सुख का सवाल। शोध से पता चलता है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अतिरिक्त धन और भौतिक संपत्ति सुख को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ाती। यह आधुनिक समझौते के मूल धारणा को चुनौती देता है। अध्याय 7, मानवतावादी क्रांति, द ह्यूमैनिस्ट रेवोल्यूशन। इस अध्याय में हरारी मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म के उदय और इसके प्रभावों पर चर्चा करते हैं। मानवतावाद ने पारंपरिक धार्मिक प्राधिकरण को मानव अनुभव और तर्क के साथ प्रतिस्थापित किया। ईश्वर से मानव की ओर विकास। मध्यकाल ईश्वर सर्वोच्च प्राधिकारी था। पुनर्जनन, रिनेसांस, मानव क्षमता को मान्यता दी गई। प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, तर्क को सर्वोच्च बनाया गया। आधुनिक युग, व्यक्तिगत मानव अनुभव सर्वोच्च मूल्य बन गया। मानवतावाद की 3 शाखाएं। 1 उदारवादी मानवतावाद, लिबरल ह्यूमैनिज्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है। ये लोकतंत्र और मुक्त बाजार का समर्थन करता है। 2 समाजवादी मानवतावाद, सोशलिस्ट ह्यूमैनिज्म सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है और आर्थिक समानता पर जोर देता है। 3 विकासवादी मानवतावाद, एवोल्यूशनरी ह्यूमैनिज्म मानव प्रजाति के सुधार पर केंद्रित है, जिसमें प्राकृतिक चयन को कृत्रिम चयन से प्रतिस्थापित करना शामिल है। उदारवादी मानवतावाद की जीत। 20वीं सदी में उदारवादी मानवतावाद ने अन्य 2 शाखाओं को पराजित किया। फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध, व्यक्तिगत अधिकार, सामूहिक नस्लीय श्रेष्ठता पर विजयी हुए। साम्यवाद के खिलाफ शीत युद्ध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ने राज्य नियंत्रण पर जीत हासिल की। उदाहरण 1948 का मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा उदारवादी मानवतावादी मूल्यों का एक आदर्श उदाहरण है। यह दस्तावेज व्यक्तिगत गरिमा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राधिकारी मानता है। ग्राहक हमेशा सही होता है। उदारवादी मानवतावाद का व्यावहारिक प्रकटीकरण उपभोक्ता संस्कृति में दिखता है।
बाजार अर्थव्यवस्था ये मानती है कि व्यक्तिगत प्राथमिकताएं स्वचालित रूप से इष्टतम परिणाम उत्पन्न करती है। भाग 3, होमो सैपियंस नियंत्रण खो देता है। होमो सेपियंस लूजेस कंट्रोल। अध्याय 8, प्रयोगशाला में टाइम बम, द टाइम बॉम्ब इन द लैबोरेटरी। इस अध्याय में हरारी विज्ञान की नवीनतम खोजों पर चर्चा करते हैं जो मानवतावाद की मूल मान्यताओं को चुनौती दे रही है। 3 प्रमुख खोजें इस प्रकार हैं। एक जीव एल्गोरिदम है, ऑर्गेनिजम्स आर एल्गोरिदम्स जीव, जिसमें मानव शामिल है। जैव रासायनिक एल्गोरिदम है, डीएनए, मस्तिष्क गतिविधि और व्यवहार सभी गणितीय पैटर्न का पालन करते हैं। यह सुझाव देता है कि मानव यांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, न कि अद्वितीय चेतन प्राणी। 2, बुद्धिमत्ता चेतना से अलग हो रही है। इंटेलिजेंस इज डिकपलिंग फ्रॉम कॉन्शियसनेस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बिना चेतना के विकसित हो रही है। यह साबित करता है कि बुद्धिमत्ता और चेतना एक ही चीज नहीं है। कंप्यूटर कई कार्यों में मानवों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बिना चेतन हुए। 3, गैर चेतन एल्गोरिदम हमें बेहतर जान सकते हैं। नॉन कॉन्शियस एल्गोरिदम्स में सून नो अस बेटर। बिग डेटा और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मानव व्यवहार को मानवों से बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, गूगल हमारे प्राथमिकताओं को हमें खुद से पहले जान लेता है। जीवन विज्ञान क्रांति। आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। मस्तिष्क की गतिविधियां नियतात्मक पैटर्न का पालन करती है। चेतना लोकतंत्र के लिए निहितार्थ। यदि मानव तर्कसंगत निर्णय निर्माता नहीं है तो लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार कमजोर हो जाता है। चुनाव अचेतन पक्षपातों और भावनात्मक हेरफेर से तय हो सकते हैं, न कि तर्कसंगत विकल्पों से। अध्याय 9, महान विच्छेदन, दी ग्रेट डिकपलिंग। इस अध्याय में हरारी भविष्य में मानव प्रासंगिकता पर चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि मानव आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रहे हैं। ऐतिहासिक पैटर्न। इतिहास में मानव मूल्यवान थे क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमताएं, मैनुअल श्रम, खेती, विनिर्माण, संज्ञानात्मक क्षमताएं, सोच, निर्णय लेना, रचनात्मकता। लेकिन प्रौद्योगिकी अब इन दोनों क्षेत्रों में मानवों को प्रतिस्थापित कर रही है। निष्क्रिय वर्ग, दी यूजलेस क्लास। हरारी भविष्यवाणी करते हैं कि अधिकांश मानव एक निष्क्रिय वर्ग बन जाएंगे जो आर्थिक रूप से अनावश्यक होंगे क्योंकि स्वचालन, ऑटोमेशन, रोबोट शारीरिक नौकरियों को संभालेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई एल्गोरिदम संज्ञानात्मक नौकरियों को संभालेंगे। प्रतिस्थापन के उदाहरण। परिवहन स्वचालित कारें ट्रक ड्राइवरों को प्रतिस्थापित करेंगी। चिकित्सा एआई डायग्नोस्टिक सिस्टम डॉक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग मानव व्यापारियों को मात दे रही है। कानून एआई कानूनी शोध को मानवों से तेज और सटीक कर सकता है। सैन्य विकास। आधुनिक युद्ध भी मानवों से दूर जा रहा है। साइबर युद्ध कोड और एल्गोरिदम लड़ते हैं। ड्रोन युद्ध रिमोट नियंत्रित हथियार मानव सैनिकों को प्रतिस्थापित करते हैं। आर्थिक युद्ध एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वित्तीय बाजारों में युद्ध लड़ती है। शक्ति का केंद्रीकरण। शक्ति तेजी से उन लोगों के हाथों में केंद्रित हो रही है जो उन्नत प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करते हैं। यह असमानता का एक नया रूप पैदा करेगा। सार्वभौमिक बुनियादी आय, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर बहस। कुछ विशेषज्ञ निष्क्रिय वर्ग को समर्थन देने के लिए यूबीआई का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन यह मानव गरिमा और उद्देश्य के बारे में सवाल उठाता है। अध्याय 10, चेतना का सागर, दी ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस अध्याय में हरारी चेतना के स्वरूप पर गहन दार्शनिक चर्चा करते हैं। चेतना संभावित रूप से एकमात्र ऐसी चीज है जो मानवों को मशीनों से अलग करती है। चेतना की कठिन समस्या, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। वैज्ञानिक आसानी से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, सीखना और समस्या समाधान को समझ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिपरक अनुभव या क्वालिया, रंग का अनुभव, दर्द का एहसास को समझाना अत्यंत कठिन है। चेतना के विभिन्न सिद्धांत। एक भौतिकवादी दृष्टिकोण,
मटेरियलिस्ट व्यू चेतना मस्तिष्क की गतिविधि का उपोत्पाद है। 2 द्वैतवादी दृष्टिकोण, ड्यूलिस्ट व्यू चेतना मस्तिष्क से अलग एक पदार्थ है। 3 पैनसाइकिज्म, पैनसिकिस्ट व्यू चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत विशेषता है। एआई बनाम मानव चेतना, वर्तमान एआई सिस्टम बुद्धिमान है लेकिन संभवतः चेतन नहीं है। वे जानकारी को संसाधित करते हैं और निर्णय लेते हैं लेकिन व्यक्तिपरक अनुभव नहीं रखते। बुद्धिमत्ता चेतना का अंतर, यह संभव है कि बुद्धिमत्ता बिना चेतना के विकसित हो। इसका मतलब है कि सुपर बुद्धिमान मशीनें बन सकती हैं जो मानवों से अधिक चतुर हों लेकिन अनुभव न रखती हों। उदाहरण, डीप ब्लू शतरंज कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन को हराया लेकिन संभवतः जीत की खुशी या हार का दुख महसूस नहीं किया। इसी तरह वर्तमान एआई सिस्टम प्रभावशाली कार्य करते हैं लेकिन व्यक्तिपरक अनुभव की कमी रखते हैं। चेतना का मूल्य, यदि चेतना मूल्यवान है जैसा कि अधिकांश मानव मानते हैं तो चेतन प्राणी हमेशा गैर चेतन एल्गोरिदम से मूल्यवान रहेंगे, चाहे वे कितने भी बुद्धिमान हों। भविष्य के परिदृश्य, एक परिदृश्य एक एआई चेतन हो जाती है तब मानव विशिष्टता खो जाएगी। 2 परिदृश्य 2 एआई गैर चेतन रहती है तब मानव चेतना के माध्यम से प्रासंगिक रह सकते हैं। 3 परिदृश्य 3 चेतना व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक हो जाती है। अध्याय 11, डेटा धर्म, द डेटा रिलीजन। इस अध्याय में हरारी डेटा प्रोसेसिंग के एक नए प्रतिमान की चर्चा करते हैं जिसे वे डेटावाद, डेटाइज्म कहते हैं। यह मानवतावादी विश्व दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित कर सकता है। डेटावाद के मूल सिद्धांत, एक ब्रह्मांड डेटा प्रवाह है, सब कुछ मानव, जानवर, संगठन, अर्थव्यवस्थाएं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। वास्तविकता मूल रूप से सूचना प्रवाह का एक नेटवर्क है। 2 मूल्य, डेटा प्रोसेसिंग शक्ति, किसी इकाई का मूल्य उसकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता से निर्धारित होता है। अधिक डेटा प्रोसेस करने वाले सिस्टम अधिक मूल्यवान है। 3 सूचना मुक्त होना चाहती है, डेटा अधिकतम कनेक्टिविटी और प्रवाह को प्राथमिकता देता है। सूचना प्रवाह में बाधाएं अक्षमता पैदा करती है। डेटावादी सोच के उदाहरण, फेसबुक सामाजिक संबंधों को डेटा बिंदुओं के रूप में मानता है। गूगल मानव ज्ञान को खोजने योग्य डेटाबेस में परिवर्तित कर रहा है। अमेज़न उपभोक्ता व्यवहार को अनुमानित एल्गोरिदम में बदल रहा है। सर्व कनेक्टेड इंटरनेट, द इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स। डेटावाद भविष्यवाणी करता है कि सभी वस्तुएं, कार, घर, कपड़े, शरीर, सेंसर से सुसज्जित होंगी और निरंतर डेटा उत्पन्न करेंगी। ये एक वैश्विक डेटा प्रोसेसिंग नेटवर्क बनाएगा। जैविक बनाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जैविक सिस्टम, मानव धीमी प्रोसेसिंग, सीमित मेमोरी, व्यक्तिपरक अनुभव। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्यूटर तेज प्रोसेसिंग, असीमित मेमोरी, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम धीरे धीरे जैविक सिस्टम को डेटा प्रोसेसिंग में मात दे रहे हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता का अंत। डेटावाद में व्यक्तिगत गोपनीयता एक अप्रचलित अवधारणा बन जाती है। अधिकतम डेटा साझाकरण इष्टतम परिणाम उत्पन्न करता है, इसलिए गोपनीयता की बाधाएं अक्षम मानी जाती है। उदाहरण, कोविड-19 महामारी के दौरान जिन देशों ने व्यापक डेटा ट्रैकिंग का उपयोग किया, जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, वे महामारी को उन देशों की तुलना में बेहतर नियंत्रित कर पाए जिन्होंने गोपनीयता को प्राथमिकता दी। डेटावाद की चुनौतियां। चेतना का सवाल, क्या डेटा प्रोसेसिंग व्यक्तिपरक अनुभव को पूरी तरह समझा सकता है? अर्थ और मूल्य, क्या शुद्ध सूचना प्रोसेसिंग जीवन को अर्थ प्रदान करता है? मानव स्वायत्तता, क्या मानव विशाल एल्गोरिदमिक सिस्टम में केवल डेटा बिंदु बन जाते हैं? निष्कर्ष, नया धर्म, कंक्लूजन, द न्यू रिलीजन। पुस्तक का निष्कर्ष मानव भविष्य के लिए 3 प्रमुख परिदृश्य प्रस्तुत करता है। परिदृश्य 1, मानव आर्थिक और सैन्य उपयोगिता खो देते हैं। इस परिदृश्य में एआई और रोबोटिक्स मानवों को आर्थिक और सैन्य कार्यों में पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देते हैं। अधिकांश मानव निष्क्रिय वर्ग बन जाते हैं। एक छोटा सा अभिजन वर्ग जो प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करता है, विशाल बहुमत को बुनियादी निर्वाह प्रदान करता है।
परिदृश्य 2, मानव कुछ मूल्य बरकरार रखते हैं लेकिन प्राधिकरण खो देते हैं। यहां मानव आर्थिक रूप से प्रासंगिक रहते हैं लेकिन निर्णय लेने का प्राधिकरण एल्गोरिदम के पास चला जाता है। मानव उन निर्णयों को लागू करते हैं जो एआई सिस्टम बनाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे एल्गोरिदमिक शासन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। परिदृश्य 3, कुछ मानव देवताओं में अपग्रेड हो जाते हैं। इस परिदृश्य में जैव प्रौद्योगिकी और साइबोर्ग इंजीनियरिंग के माध्यम से कुछ मानव नाटकीय रूप से उन्नत हो जाते हैं। ये उन्नत मानव सामान्य मानवों से इतने अलग हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति होमोडेस उभरती है। ये प्रजाति वर्तमान मानवों से उतनी ही अलग होगी जितनी मानव अन्य जानवरों से है। होमोडेस की ओर मार्ग उन्नयन के मुख्य मार्गों में शामिल है। जैविक इंजीनियरिंग बेहतर क्षमताओं के लिए आनुवंशिक संशोधन, साइबोर्ग इंजीनियरिंग जैविक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एकीकरण, गैर जैविक इंजीनियरिंग पूरी तरह से कृत्रिम सबस्ट्रेट में परिवर्तन। भविष्य के लिए प्रमुख सवाल, क्या उन्नत मानव अभी भी मानव माने जाएंगे? समाज उन्नत और गैरोन्नत मानवों के बीच की गहरी असमानता को कैसे संभालेगा? मानव मूल्य और अर्थ एक उत्तर मानव विश्व में क्या होंगे? अंतिम चुनौती, हरारी निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती ये तय करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी हमें अभूतपूर्व शक्ति दे रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि हमें इस शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। अंतिम चेतावनी, लेखक चेतावनी देते हैं कि यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा और अधिकांश लोग तब तक इसे महसूस नहीं करेंगे जब तक बहुत देर न हो जाए। वर्तमान पीढ़ी के निर्णय ये निर्धारित करेंगे कि मानवता देवता बनेगी, अप्रासंगिक हो जाएगी या कुछ और। प्रमुख थीम्स और अवधारणाएं, की थीम्स एंड कॉन्सेप्ट्स। 1, स्वतंत्र इच्छा का अंत, द एंड ऑफ फ्री विल। हरारी बार बार जोर देते हैं कि न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान ये दिखा रहे हैं कि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है। मानव निर्णय जैव रासायनिक प्रक्रियाओं और बाहरी प्रभावों से निर्धारित होते हैं। 2, एल्गोरिदम की शक्ति, द पावर ऑफ एल्गोरिदम्स। पुस्तक में बार बार चर्चा की गई है कि कैसे एल्गोरिदम मानव निर्णय लेने को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। डेटिंग से लेकर खरीदारी तक एल्गोरिदम मानवों की तुलना में बेहतर भविष्यवाणियां करते हैं। 3, प्रौद्योगिकी का धर्म, द रिलीजन ऑफ टेक्नोलॉजी। हरारी तर्क देते हैं कि प्रौद्योगिकी की पूजा एक नया धर्म बन रहा है। सिलिकॉन वैली के तकनीकी गुरु आधुनिक पुजारी हैं जो मानव समस्याओं के लिए तकनीकी समाधान का वादा करते हैं। 4, चेतना की अप्रासंगिकता, द रेलेवेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। एक केंद्रीय थीम यह है कि चेतना व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक हो सकती है। बुद्धिमत्ता बिना चेतना के अधिकांश कार्यों के लिए पर्याप्त हो सकती है। 5, नया अभिजन वर्ग, द न्यू एलीट। पुस्तक एक नए अभिजन वर्ग के उदय की भविष्यवाणी करती है जो डेटा और एल्गोरिदम को नियंत्रित करेगा। यह पारंपरिक धन या राजनीतिक शक्ति से अलग होगा। महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस। ताकत, विस्तृत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पुस्तक वर्तमान विकास को ऐतिहासिक संदर्भ में रखती है जिससे पाठकों को व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। जटिल अवधारणाओं का सरलीकरण, हरारी जटिल वैज्ञानिक और दार्शनिक अवधारणाओं को सुलभ भाषा में समझाते हैं। विचारोत्तेजक परिदृश्य। पुस्तक भविष्य के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करती है जो पाठकों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। अंतः विषय दृष्टिकोण इतिहास, विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन का संयोजन पुस्तक को समृद्ध बनाता है। संभावित कमजोरियां, सट्टा भविष्यवाणियां। कुछ भविष्यवाणियां अत्यधिक सट्टा हो सकती है और पर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं हो सकती। प्रौद्योगिकी नियतत्ववाद। पुस्तक मानव स्वायत्तता को कम आंक सकती है, ये मानते हुए कि प्रौद्योगिकी अपरिहार्य रूप से भविष्य को निर्धारित करेगी। सांस्कृतिक भिन्नताओं की अनदेखी। पुस्तक सांस्कृतिक मतभेदों और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को पर्याप्त ध्यान नहीं देती। सकारात्मक परिदृश्यों की कमी। पुस्तक नकारात्मक परिदृश्यों पर अधिक ध्यान देती है और वैकल्पिक सकारात्मक भविष्य की पर्याप्त खोज नहीं करती। आज की प्रासंगिकता। पुस्तक की भविष्यवाणियां तेजी से प्रासंगिक हो रही हैं
क्योंकि हम निम्नलिखित को देख रहे हैं। एआई का तेजी से विकास, बड़ी तकनीकी कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, जैव प्रौद्योगिकी में सफलताएं, काम और रोजगार की बदलती प्रकृति, गोपनीयता और निगरानी से संबंधित चिंताएं। यह पुस्तक एक चेतावनी और एक रोडमैप दोनों है। ये वर्तमान तकनीकी रुझानों के निहितार्थों को समझने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने में मदद करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। होमो डेस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो मानव भविष्य पर एक गहन चिंतन है। ये पाठकों को ये सोचने के लिए चुनौती देती है कि हम कहां जा रहे हैं और क्या हम वास्तव में वहां जाना चाहते हैं। पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। हमारे पास अभी भी विकल्प है, लेकिन सचेत निर्णय लेने का समय तेजी से समाप्त हो रहा है। हरारी हमें ये सवाल करने के लिए प्रेरित करते हैं कि प्रौद्योगिकी हमें कहां ले जा रही है और क्या हम उस दिशा में जाना चाहते हैं। ये पुस्तक न केवल विचारोत्तेजक है, बल्कि ये हमें अपने भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रेरित करती है।